नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं बिटर ट्रुथ। अभी 12 मई से देश में जो चल रहा है वो आप सब देख रहे होंगे। पहली चर्चा है 20 लाख करोड़ के पैकेज की और दूसरी आत्मनिर्भर भारत की। तो जब 12 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आत्मनिर्भर भारत की बात की और 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, तो इसके बाद आपने देखा होगा कि इसको लेकर बहुत सारे रिएक्शन आए हैं, मीडिया में तरह तरह की खबरें बनने लगी। मैंने भी सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद मैंने ये निर्णय किया कि पहले देख लूं कि देश के वित्त मंत्री जो आज के समय हैं, मजबूरी में ही सही लेकिन जो वित्त मंत्री हैं, वो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को कैसे देश के सामने रखते हैं। और 13 मई को इस बहुत बड़े पैकेज जो जीडीपी के 10% हिस्से के बराबर है, तो इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की सीरीज का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ टीवी पर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने घोषणाओं की शुरुआत की। अब ये जो 13 मई को जो पहला एपिसोड प्रसारित हुआ, वो देखने के बाद जो मेरा पड़ोसी था वो बहुत जोश में आ गया। उसने अपनी काम वाली का नंबर घुमाया और उसे फ़ोन पर कहा कि तुम इस महीने भी काम पर मत आओ, मैं तुम्हें 5,000 रुपये भेज रहा हूँ। उसकी काम वाली भी बहुत खुश हो गई। 2 दिन बीत गए, 15 मई बीत गया, पैसे नहीं आए। फिर 16 मई को काम वाली ने फ़ोन किया कि पैसे कब आने हैं। फिर 16 मई को काम वाली ने वापस फ़ोन किया मेरे पड़ोसी को कि ये 5,000 रुपये जो आपने बोले थे ये कब भेज रहे हैं। तो मेरे पड़ोसी ने कहा कि जनवरी में तुमको 1,000 रुपये दिए थे, फिर अप्रैल तक भी 1,000 दिए थे, बाकी के 1,000 इस महीने के लास्ट में ट्रांसफ़र कर दो। तो कुल मिलाकर ये जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई, ये कुछ वैसा ही था जैसी घोषणा मेरे पड़ोसी ने अपने काम वाली के लिए की थी। आज देश में जो हालत है, चाहे वो देश के गरीब की हालत हो, चाहे देश का मिडिल क्लास हो, जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी भी हालत जो है आज, उस बीच एक ऐसा इवेंट मैनेजमेंट का काम जो देश के वित्त मंत्री ने पिछले 6 दिनों से किया, इससे ज़्यादा निराशाजनक देश के लिए कुछ नहीं हो सकता, कोरोना भी नहीं। जब इस देश का गरीब भूख से मर रहा हो, जब इस देश का मिडिल क्लास नौकरियां खो रहा हो, ऐसे समय में आप एक इवेंट मैनेजमेंट करवा रहे हैं देश के वित्त मंत्री को बिठाकर। इस पूरी अगर 6 दिनों के एपिसोड को आप देखें तो इसको अगर मैं एक वाक्य में बोलूं तो इतना ही कहना था वित्त मंत्री का कि लोन ले लो। ये लोन ले लो, ये 3 शब्द कहने के लिए 6 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब बनता है। लोन ले लो, ये 3 मैजिकल वर्ड्स कहने के लिए देश की वित्त मंत्री को 6 दिन 1 घंटे के लिए प्रेस के सामने आना पड़ता है। क्या मतलब है इसका, सिवाय इवेंट मैनेजमेंट के इसमें और क्या था। मुझे वैसे भी इस देश की वित्त मंत्री से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब कोई पद आपको सिर्फ यस सर बोलने की योग्यता की वजह से मिलता हो तो आप उस पद को डिजर्व नहीं करते, और आप जब किसी पद को डिजर्व नहीं करते तो उस पद से जो लोगों की उम्मीदें रहती हैं वो अपने आप कम हो जाती हैं। सबसे दुखद पार्ट था वो यही था कि जिस समय पूरा देश मर रहा है, भूखमरी की स्थिति है, अव्यवस्था फैली है देश में इस महामारी के समय, ऐसे समय में ये इवेंट मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सरकार को यही करना था तो फिर एक सीरीज बना के और उसको अमेजन प्राइम पे लॉन्च कर देते, थोड़ी बहुत इससे भी कमाई हो जाती। तो ये 20 लाख करोड़ की जो पैकेज की घोषणा हुई और इसका जो पहला एपिसोड था जिसमें जिक्र हुआ 3 लाख करोड़ की लोन गारंटी का। आज के समय में जो बैंकों का कुल लोन जो है, पूरी इंडस्ट्री को दिया गया लोन, वो 93 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें से तकरीबन 50 लाख करोड़ जो बड़े कुछ इंडस्ट्री हैं उनको दिया गया है, 25 लाख करोड़ के आसपास जो पर्सनल लोन्स है वो है, और 12 लाख करोड़ का लोन
इस देश के एमएसएमई सेक्टर को दिया जा चुका है, जो अब तक बैंकों के पास वापस नहीं आया है। और अगर आपको याद हो तो जनवरी में जब ये चाइनीज वायरस का प्रकोप भारत में नहीं फैला था, उस समय ये एमएसएमई इसी 12 लाख करोड़ के लोन को वापस से रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे थे, मतलब इसमें भी रियायतें मांग रहे थे। और ऐसे समय में आप ये कहने आते हैं कि 3 लाख करोड़ का और लोन उनको दे दो, वो पुराना लोन नहीं चुका पा रहे, इसके लिए उनको और लोन दे दो। आज के समय में जब आप देख रहे हो कि पूरे दुनिया में मंदी नहीं है, एक ब्रेकडाउन हुआ है, ये जो लोन की स्कीम है ये तब दी जाती है जब मार्केट में मंदी का दौर हो और किसी सेक्टर को आप थोड़ा सा उछाल देना हो तो आप उसे लोन देते हैं। आज वो हालात नहीं है, आज कंपनियां बंद हो चुकी हैं। देश की जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट हैं आधे से ज़्यादा बंद हो चुकी हैं। देश की इकोनॉमी कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो उसको आपको वापस चलाने के लिए आप लोन बांट कर अगर ये सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। और होगा ये कि ऐसे समय में आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले भी आरबीआई ने भी यही बात बैंकों से कही थी, और आरबीआई ने बैंकों को इसके लिए पैसा भी दिया था कि वो लोन बांटे। लेकिन बैंक जानते हैं कि पिछले 4 सालों में क्या हुआ है, किस तरीके से देश का एनपीए बढ़ा है, और ये जो 12 लाख करोड़ एमएसएमई को दिया गया है इसमें से भी अधिकांश अमाउंट एनपीए में ही जाने वाला है। ये बैंक भी जानते हैं, बैंक इसमें से कई लोन को राइट ऑफ भी कर चुके हैं। तो ऐसे समय में देश जो है वो इस तरह के पैकेज से आत्मनिर्भर तो नहीं लेकिन बैंक निर्भर जरूर हो जाएगा। जैसे आज से कुछ समय पहले ये बात चलती थी कि इंसान की ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान है, तो इस पैकेज की घोषणा के बाद आगे ये बात कही जाने लगेगी कि भारत उस युग में जा रहा है जहां इंसान की ज़रूरत लोन, ब्याज और ईएमआई रह जाएगी। वो पूरी ज़िंदगी यही सोचेगा कि कहाँ से लोन लेना है, किसको किस्त वापस देनी है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। जो राहत पैकेज इस देश के सरकार और उसके वित्त मंत्री लेकर आए हैं। जब आरबीआई ने बैंकों को ये प्रोत्साहित किया था 1 महीने पहले कि वह और लोन बांटे, बैंकों ने क्या किया, बैंक जानते थे कि किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर में उनका पैसा डूब रहा है, किस तरीके से बैड लोन्स हुए और उनको अपने कागजों को सही दिखाने के लिए कई लोनों को छिपाना पड़ रहा है, जो उनका रिजर्व है वो यूज करना पड़ रहा है। ऐसे समय में वो ऐसे लोन बांटने का काम नहीं कर सकते थे, और सरकार भी जनवरी तक यही कर रही थी। जो बैंकरप्सी कोड आया था वो इसी के लिए आया था कि इस तरह की कोई भी अगर धांधली हुई है, किसी तरह का बैंक में एनपीए है, तो उसको वसूला कैसे जाए। बैंक इस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे थे और सडनली आपने पूरी रिवर्स गियर लगा दिया। अब आप उसी बैंक को कह रहे हैं कि जिसने एनपीए भी लिया हुआ है, एनपीए कौन सी उपलब्धि होती है भाई? ये तो नहीं है ना कि किसी का एनपीए ये 2 महीने में बन गया होगा। कोई भी लोन जब लिया जाता है तो वो 2-3 साल तक जब नहीं चुकाया जाता है तब उसे एनपीए में डाला जाता है। तो अगर कोई लोन 2016 में लिया गया हो किसी इंडस्ट्री के द्वारा, किसी एमएसएमई सेक्टर के द्वारा, तो वो आज 2020 में अगर उस लोन को नहीं चुका पा रहा है तो इसके लिए कोरोना को कैसे जिम्मेदार माना जा सकता है? वो उस एमएसएमई और उसके जो अधिकारी हैं उनकी नीयत में खोट थी, इसलिए उन्होंने लोन नहीं चुकाया। तो एनपीए कोई उपलब्धि नहीं है कि आप ऐसे लोगों के लिए भी 20,000 करोड़ का और लोन दे देंगे। और वो लोन अंत में कहाँ से जाएगा? वो लोन जाएगा बैंकों के माध्यम से। बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो बैंक के पास पैसे आते हैं उनके डिपॉजिटर से। उनके डिपॉजिटर जितना पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक उन्हीं पैसों को लोन के रूप में इंडस्ट्री को देता है। तो आज के समय में जो बैंक के डिपॉजिटर्स का जो पैसा है उसको आप रिस्क पे डाल रहे हो इस तरह का एक लोन स्कीम लाकर। हर चीज़ के लिए लोन ले लो और हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब तक इस देश में डिमांड पैदा नहीं होगी तब तक आप कितनी भी सप्लाई चेन खड़ी कर दो, इस देश में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की सैलरी कट हो रही है हर महीने, लोगों को आधी सैलरियों पर भी रखा जा रहा है कई कंपनियों में। ऐसे समय में आप सोचते हैं कि लोग कार या किसी अन्य व्हीकल के लिए लोन लेंगे, या वो पर्सनल लोन 14% इंटरेस्ट पर लेने जाएंगे? लोन देना गलत नहीं है,
लेकिन सिर्फ लोन बांट कर इकोनॉमी को सुधारने की बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप वित्त मंत्री क्या किसी एक छोटे गांव के मुखिया बनने के भी लायक नहीं है। मैं महिलाओं का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, तो आप मुझे, वो फेमिनिस्ट लोग अगर मुझे गालियाँ देना चाहे तो वो जी भर कर दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिला आरक्षण आप अगर सांसद या विधायक बनाने तक रखते हैं या किसी गांव का मुखिया बनाने तक रखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पद पर आप एक महिला को इसलिए बिठा दें क्योंकि आपको ये दिखाना है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जबकि उस महिला की औकात किसी गाँव का मुखिया बनने की भी नहीं हो। तो मैं ऐसे फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करता। मोदी जी को ये समझना होगा कि निर्मला सीतारमण भाजपा की राहुल गांधी बन गई है, जिनको आप हर दिन एक नए तरीके से रीब्रांडिंग करते हो, उनकी इमेज चमकाने की कोशिश करते हो, आप साबित करने की कोशिश करती हो कि वो इस देश की वित्त मंत्री बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर रीब्रांडिंग के बाद निकल कर क्या आता है? टट्टी। और यहां भी वही हुआ है। इस सब के, इस पूरे जो 6 दिन का इवेंट मैनेजमेंट हुआ, एक 6 एपिसोड में ये पूरी वेब सीरीज आई, हर न्यूज चैनल पर प्रसारित हुई। इस वेब सीरीज से इस देश की जनता को क्या मिला? इस देश में जो भूख से जो गरीब मर रहा है उसको क्या मिला? इस देश का मिडिल क्लास जो ऐसे हालात में भी इस साल अपना टैक्स भरेगा, उसका क्या हुआ? उसको क्या मिला? उसको मिला 2% पीएफ। उसको इस पूरे साल में राहत के नाम पर 400 रुपए की अतिरिक्त इनकम मिली है उनको। इसके लिए चाहे तो इस देश का मिडिल क्लास चप्पल फेंक कर देश के वित्त मंत्री को धन्यवाद दे सकता है। आपने राहत के नाम पर जो टैक्स पेयर है इस देश का, उसको 400 रुपए की मदद दी है, और इसके लिए भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 2% पीएफ घटा दिया। बीजेपी की सरकार की पिछले 6 सालों में सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि उनके पास इकोनॉमी की समझ रखने वाले लोग नहीं हैं। उनके पास ऐसे लोग नहीं है जिनके पास इतना दिमाग हो कि वो इस देश की इकोनॉमी के साथ क्या करना है ये जान सके। ये एक फैक्ट है, और मैं एक बीजेपी सपोर्टर, मुझे लोग कहते हैं, मैं होने के बावजूद भी ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनमें इकोनॉमी की रत्ती भर भी समझ हो, और जो हैं भी कुछ वो यस सर कहने वाले लोग नहीं हैं निर्मला सीतारमण की तरह, तो इसलिए वो सरकार में नहीं आ सकते जैसे स्वामी जी जैसे लोग हैं। पर जो इस बार हुआ ना, वो एक अति होती है, हर चीज़ की एक अति होती है। हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ वही हुआ है कि एक अति हो गई है। जिस समय इस देश का गरीब मर रहा हो, वैसे समय में इतने बड़े इवेंट मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक ट्विटर पे एक ट्वीट करके देश की वित्त मंत्री लिख सकती थी, लोन ले लो। ये 3 मैजिकल वर्ड लिखने के लिए 6 एपिसोड प्रसारित करने की जरूरत नहीं थी। पिछले 6 दिनों से ये सुनकर लोन ले लो, लोन ले लो, सपने में भी हमें बैंक के बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये रीब्रांडिंग का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को ये समझना चाहिए कि आप टट्टी को कितना भी बेक कर लीजिए, वो कभी भी माफ़ी नहीं बनेगी। देश का एक मिडिल क्लास होने के नाते मैंने भी 6 दिनों तक इस वेब सीरीज के हर एपिसोड को बड़े ध्यान से देखा और सुना, पर इस 6 दिनों के 6 एपिसोड के बाद इस देश के मिडिल क्लास को वही मिला जो लहसुन के साथ हमेशा मिलता है। इस देश के मिडिल क्लास ने जब इस पूरे पैकेज और इसकी घोषणाओं को सुना तो उसके मुंह से ये निकला, ये तो टट्टी है। लोन बांट देना इस तरह की क्राइसिस का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इस देश के जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट देने की ज़रूरत है। इस देश के मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट की ज़रूरत है। आप खुद सोचिए कि बैंकों में जो ये 90% पैसा जो डिपॉजिटर्स का है, उनको इस पर इंटरेस्ट रेट और कम मिलेगा। अभी खुद ही ये 3% से नीचे जा चुका है, और महंगाई दर आज के समय में 6% है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि महंगाई दर डबल है। जो इस देश के जो मिडिल क्लास जो पैसा जमा करता है बैंकों में, डिपॉजिटर जो जमा करता है, उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसका डबल तो उसका महंगाई दर है आज के समय।
तो इस तरह के जो पैकेजेज का ऐलान है, इसमें दो ही चीज़ें संभव हैं। या तो बैंक जो 1 महीने पहले जिस नीति पर चल रहा था कि आरबीआई ने उसे कहा कि आप लोन बांटो, लेकिन उसने जो 8.5 लाख करोड़ के आसपास उसके पास पैसा था वो रिवर्स रेपो में आरबीआई को ही वापस कर दिया और उस पर इंटरेस्ट ले रहा आरबीआई से। तो बैंक आगे भी दो ही रास्तों पर चलेंगे, या तो वो लोन नहीं बांटेंगे, उनको पता है कि जिनकी क्रेडिट खराब है उनको लोन देने का कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत बैंकों की यह है कि जिन कंपनियों की क्रेडिट अच्छी है, जैसे इस देश में सबसे अच्छी क्रेडिट है जो रिलायंस इंडस्ट्री है, और उसके ऊपर आज के समय में 1,53,000 करोड़ का कर्ज है। अब इस पर जो बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे जो कुछ अच्छे क्रेडिट वाले जो इंडस्ट्री है, वो अब वो इंडस्ट्री जो है वो अब लोन ले नहीं रहे हैं, उल्टा जो उनका लोन है वो उसको भी खत्म करने की कोशिश में है। रिलायंस ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि अगले 2 साल में वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त कर देंगे। तो अब ऐसे अगर अच्छी इंडस्ट्री जो है वो अगर लोन नहीं लेती बैंकों को, तो बैंकों को कहाँ से उस पर इंटरेस्ट आएगा। और एनपीए देने के लिए अगर बैंक बनेंगे तो फिर यही होगा कि अगर सरकार के दबाव में बैंक ने लोन दे भी दिया तो लोन मिलेगा किसको? उसी को जिसके चचा विधायक हैं या जिसके चचा सांसद हैं। यही लोग जो रसूखदार लोग हैं वो अपनी पहचान के लोगों को ऐसे ही बैंकों से लोन दिलवाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर गांव दूर दराज इलाकों में जाए तो बैंक में 10% हिस्सा हर लोन में मैनेजर का होता है। और ऐसे सारे लोन अगर सरकार की गारंटी पे जाएंगे तो अल्टीमेटली सरकार अगर इनको चुकाने जाएगी बैंकों को, तो सरकार कहाँ से वो पैसा उठाएगी? वो पैसा फिर उठाएगी मिडिल क्लास से ही। तो ये 20 लाख करोड़ के पैकेज को आप जुमला कहे या जो भी एक स्कीम कहे, इस पर मेरी राय तो यही है, ये कहीं से भी पैकेज तो नहीं है, पर इस तरह के पैकेज से आप एक ब्रेकडाउन हुई इकोनॉमी को वापस खड़ा नहीं कर सकते। इस पर आप अपने विचार मुझे कमेंट में लिखकर व्यक्त करें। अब हम आएंगे इस वीडियो के दूसरे हिस्से पर, और प्रधानमंत्री जी ने जो एक और बात कही थी आत्मनिर्भर भारत की। प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को कही, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से ये चीज़ कह रहा हूँ। हमें 2 चीज़ों पर क्लियर होने की ज़रूरत है हर भारतीय को। पहला कि हम भारत में बनी चीज़ों को प्रोत्साहित करें, और दूसरा चीन से दूर दूर तक हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कुछ जो लेफ्ट लिब्रांडू हैं वो इस पर कह रहे हैं कि OnePlus के फ़ोन हैं जिनके, वो OnePlus का फ़ोन तोड़ दो चूतियों, उस फ़ोन का पैसा हम भर चुके हैं, उस फ़ोन का पैसे का जो टैक्स था वो सरकार को मिल चुका है और चीनी कंपनी प्रॉफिट कमा चुकी है। तो उस फ़ोन को तोड़ने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आगे से जब आप कोई भी चीज़ खरीदें तो उस पर इतना ध्यान जरूर रखें कि वो मेड इन चाइना ना हो। हमने इस पूरे लॉकडाउन के दौर में, ये जो 50 दिनों का लॉकडाउन था, इसमें ये तो जान लिया कि 2 वक्त के खाने के सिवा जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारे शौक हैं, हमारी ज़रूरतें नहीं हैं। चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये सब हमारे शौक हैं। मॉल घूमना हो, शॉपिंग करनी हो, मूवी देखना हो, ये सब हमारी ज़रूरतें नहीं थी। हम इसके बाद भी जिंदा हैं। तो अगर हम अपनी ज़रूरतों पर ध्यान दें और अपने शौक़ को कुछ समय के लिए कंट्रोल करें, तो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसे सफल बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ये एक किसी बीजेपी सरकार या इस देश के प्रधानमंत्री की बात ही नहीं है। आत्मनिर्भर भारत हमारे और आपके भविष्य के लिए है। इन्हीं लेफ्ट लिब्रांडुओं का एक और मीम फेमस हो रहा है आजकल कि अगर वैक्सीन किसी दूसरे देश ने बना ली तो हमें उसे लेना है या आत्मनिर्भर रहना है। तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि आत्मनिर्भर होने का मतलब वैश्विक जो व्यापार है उससे खुद को अलग करना नहीं है। आत्मनिर्भर होने का मतलब यह है कि हम अगर कल को वैक्सीन कोई और देश बनाता है तो हम उसके साथ साझेदारी करें, हम उसे हमारे देश में आमंत्रित करें कि वह हमारे यहाँ आए, हम उनको वो लैब, वो सेटअप उपलब्ध कराएं और हम हमारे देश में इसका उत्पादन बढ़ाएं। हमारे देश की जो फार्मा की कंपनियां हैं उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी दुनिया को इस लॉकडाउन के दौर में, इस कोरोना चाइनीज वायरस के दौर में। तो हम हमारे उन फार्मा कंपनियों का उपयोग
मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने में कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के फालतू के मीम्स को शेयर करने से बचें। आप ऐसा करके कुछ समय के लिए भले ही आपको हंसी आ जाए, लेकिन आप इस देश का अपमान कर रहे हैं, इस देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे मीम शेयर करने से बचें। मैं आपको बार बार एक बात कहता आ रहा हूं कि ये चाहे जमातियों का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, ये हमारे आंतरिक मुद्दे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि इस वायरस का क्रिएटर चीन है। इसका नाम वुहान वायरस या चाइनीज वायरस के सिवा किसी भी और नाम से इसे संबोधित ना करें। ये कोरोना नाम WHO के दिमाग की खुरापात है। इसे वुहान वायरस ही माने। और चीन का विरोध आपकी और पूरे विश्व के हर नागरिक की जिम्मेदारी बननी चाहिए आज के समय। चीन हो या चीन के नागरिक हो, इनमें कोई भेद ना रखे। आप ये मत कहिए गांधी की तरह कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। पापी ही पाप कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो रावण नहीं मरता, कंस नहीं मरता, क्योंकि वो पापी थे, वो खुद पाप नहीं थे। पाप को खत्म करना है तो पापी को भी खत्म करना ही पड़ेगा। और ये जो महापाप किया है चीन ने अपने यहाँ एक वायरस को बनाकर और उसे पूरी दुनिया में फैलाकर, उसकी कीमत उसे चुकानी ही पड़ेगी। और ये पूरे विश्व की जिम्मेदारी है आज के समय। WHO जैसे संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग किए जाने की जरूरत है। इस तरह का संगठन अगर सिर्फ चाटुकारिता के लिए बना है तो ऐसे संगठन की विश्व को कोई जरूरत नहीं है। चीन हो या चीनी नागरिक हो, ये दोनों बराबर जिम्मेदार हैं इस वायरस को फैलाने के। तो इसीलिए दोनों को ह्यूमिलिएट करें। आपको लोग कहेंगे आप रेसिस्ट हो, तो स्वीकारे हाँ मैं रेसिस्ट हूं। लेकिन मैं कहता हूं चीनियों की आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माइंडसेट रखना जरूरी है कि चीन से नफरत करो। सरकार जो भी करे, सरकार को अगर डिमांड आती रहेगी चाइनीज प्रोडक्ट की तो उसे सप्लाई करनी ही पड़ेगी चाइना से सामान इंपोर्ट करके, क्योंकि सरकारें कभी अपने लेवल पर सप्लाई को नहीं रोक सकती जब तक कि आप उसकी डिमांड बढ़ाते रहेंगे, नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। तो अगर आप ये अपनी शौक और अपनी ज़रूरतों के बीच फ़र्क करना समझ लें, ज़्यादा समय के लिए नहीं, 6 महीने या साल भर के लिए, तो अगर आप चीन पर वो डिपेंडेंसी अपनी कम कर लेते हैं एक इंडिविजुअल के रूप में, तो सरकार फिर अपने घर में स्टोर तो करेगी नहीं ना चीन से इंपोर्ट करके, वो आपके लिए ही इंपोर्ट करती है ना। फरवरी तक हमारे देश में एक भी PPE किट या मास्क नहीं बनते थे। आज हम PPE किट मैन्युफैक्चरर में बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं और हम अब दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के पीछे की जो सोच है वो यही है। अगर भारत इस आपदा को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और हर भारतीय इस बात को समझते हैं, आपको जब भी मार्केट में आप कोई सामान खरीदे, अगर आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के पीछे मेड इन चाइना नहीं लिखा है और आप तभी यह सामान खरीदते हैं, तो आप अल्टीमेटली इस देश के लिए एक देश सेवा का कार्य कर रहे हैं। आप आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर और स्वदेशी दो अलग चीजें हैं। स्वदेशी वो है कि हम पूरी दुनिया से बाहर के जो भी प्रोडक्ट है सबसे नफरत करें और सिर्फ जो हमारे देश में है उसी की तारीफ करें। और आत्मनिर्भर होता है कि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति हम इसी देश में करें। इसके लिए हमें कहीं और से प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो इस आत्मनिर्भर और स्वदेशी के बीच का फर्क समझे, कांग्रेसी ना बने। आत्मनिर्भर भारत आज के समय की मांग है। चीन का विरोध आज के समय की मांग है। अभी आज ही OnePlus 8 लॉन्च हुआ है। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ OnePlus सीरीज का, लेकिन मैंने उसका पूरा वीडियो भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि मुझे चीन से बनी हुई चीज़ें जब तक ऐसा ना हो कि वो मेरे जीने के लिए ज़रूरी हो, तब तक मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये वादा मैंने खुद से किया है इस देश के लिए। अगर आप लोग भी ये वादा खुद से कर ले तो बहुत मुश्किल काम नहीं है चीन का विरोध करना। और अगर नहीं तो फिर ओकेजन के लिए तो दिवाली पे झालर का विरोध करना आएगा ही।
तब कर लीजिएगा, इससे चीन को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, वो नीचे बेल आइकन दिखेगा उसे दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाकर आपके बीच आता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।